हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी और आज एक और धमाकेदार आईपीओ का हम एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज। यस, ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो कैश मैनेजमेंट एंड डिजिटल पेमेंट में भी अवेलेबल है। सो हम क्या क्या देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अबाउट द कंपनी, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटर्स, बैलेंस शीट एंड आईपीओ डिटेल्स। सो एजीएस ट्रांजैक्ट 2002 में फाउंड हुई है और इसका जो मेन बिजनेस है वो सब कुछ पेमेंट से रिलेटेड है। कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड, एटीएम मैनेजमेंट से रिलेटेड, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, पॉस डिवाइसेस जिसमें हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, उससे रिलेटेड इनका बिजनेस है। सो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये कंपनी इवॉल्व हुई है। सो मिस्टर रवि गोयल ये जो है कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप इनके बारे में देख सकते हो, ये सन 2002 से ही जाहिर सी बात है शुरू से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले ये डीसीएम लिमिटेड एंड बाइट सिस्टम्स में काम करते थे। आप देख सकते हो सन 2000 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। इसके बाद ये एटीएम जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। ठीक है, इन्होंने डाइबोल्ट के साथ टाइप वगैरह भी किया, एटीएम आउटसोर्सिंग भी इन्होंने चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2011 में देखोगे तो ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस वगैरह भी देने लगे। 2012 तक आते आते इन्होंने कैश मैनेजमेंट बिजनेस भी शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया कंपनी का। एंड ये जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वो, एंड देन 2016 तक आते आते ये एटीएम मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गए हैं। तो जिसकी वजह से ये एटीएम प्रोवाइड कर पाते हैं अपने बैंक्स को या कह सकते हो कस्टमर्स को। सो ये हम इनकी वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हो, बैंकिंग ऑटोमेशन, पेमेंट सिस्टम एंड कैश मैनेजमेंट, ये इनके 3 सबसे मेन पिलर हैं। एक एक करके एक पे क्लिक करते हैं और उनकी डिटेलिंग देखते हैं। ठीक है, बैंकिंग ऑटोमेशन पे चलते हैं। सो आप देख रहे हो बैंकिंग ऑटोमेशन में एटीएम्स को लगाना, उनको डिप्लॉय करना, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। अबाउट बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, एटीएम, कैश डिस्पेंसर, सीआरएम सर्विसेज एंड अदर थिंग्स। एंड देन पेमेंट सॉल्यूशंस में अगर हम आते हैं सो हमें यहाँ पेमेंट सोल्यूशन के बारे में भी दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्विच पेमेंट, एटीएम आउटसोर्सिंग, डिजिटल पेमेंट, फ्रॉड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें ये करते हैं। तो पेमेंट सोल्यूशन में देखो क्या क्या आता है, एटीएम एंड सीआरएम आउटसोर्सिंग एंड मैनेज्ड सर्विसेज। सो पेमेंट सोल्यूशन में आप यहाँ पे देख सकते हो, कैश मैनेजमेंट भी इनका एक पार्ट है कि बैंक के वॉल्ट से पैसा निकलता है, फिर कैसे वो एटीएम तक जाता है, फिर अगर वो बड़े बड़े मॉल्स में जहाँ पे भी हम कैश खर्चा भी करते हैं तो वहाँ से पिकअप करके कैसे फिर से उसको कैश को बैंक तक पहुँचाया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम इनका चलते रहता है। और ये सेम चीज हमने सीएमएस इन्फोटेक में भी देखी हुई थी, इन्फो सिस्टम्स। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, मर्चेंट को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, जिसमें ऑनगो नाम का इनका डिवाइस भी है। और ये सबसे ज्यादा जो डिप्लॉयड है एचपीसीएल, पेट्रोलियम की सर्विसेज के लिए इन्होंने बहुत जगह पे डिप्लॉय किया हुआ है। सेम ट्रांजिट एंड टोल सॉल्यूशंस भी ये बनाते हैं। जैसे बहुत जगह टोल होता है, आप आरएफआईडी दिखाओ और वहां से अपना पेमेंट आपका, जैसे फास्टैग है, उस तरह की चीजें भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो इनका बिजनेस मॉडल तो आप यहां से भी समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले एटीएम को मैन्युफैक्चरिंग की जाती होगी, है ना, तो उसमें भी एजीएस इन्वॉल्व है क्योंकि ये एटीएम मैन्युफैक्चरिंग में है। उसके बाद मैन्युफैक्चर होने के बाद एटीएम को डिप्लॉय किया जाता है, करेक्ट। सो ये उसमें भी इन्वॉल्व है, एटीएम को डिप्लॉय करना, आउटसोर्सिंग करना, ये सारी चीज़ें एजीएस, ये पर्टिकुलर कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। एक बार एटीएम डिप्लॉय हो गया तो उसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज लगते हैं, है ना। आप जब भी बटन क्लिक करते हो वो सारी चीज़ें देखते हो तो सॉफ्टवेयर तो लगता ही है, तो वो सॉफ्टवेयर वगैरह भी इसमें सेटअप करना ये इसका काम है। उसके बाद डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी इनका वर्क है, उसमें भी एजीएस इन्वॉल्व है। एक बार कार्ड भी आपके हाथ में आ गया, उसके बाद अब अगला होता है कैश मैनेजमेंट। कैश उसके अंदर जाना तो चाहिए एटीएम के अंदर, तो यहाँ पे भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है एजीएस का, ये भी इनकी एक सर्विस है। इसी में देखोगे तो सीएमएस इन्फो सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है, जो कि इनका इस पर्टिकुलर स्पेस में कॉम्पिटिटर है। लेकिन उसके बाद जो सिक्योरिटी सर्विसेज जो होती हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि एटीएम एक बार लग गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो ये इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये काम क्या कर रहे हैं। यूजर और क्लाइंट्स के बारे में देखोगे तो इनके जो टॉप 3 क्लाइंट्स हैं वो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये टॉप 3 क्लाइंट्स हैं, जो कि इनका जो रेवेन्यू है वो टॉप 3 क्लाइंट से अगर आप टोटल करके देखोगे लगभग 40% है। सो अगर एक भी क्लाइंट इनसे छूटता है या फिर अगर कोई कॉम्पिटिटर इनसे उनका कोई क्लाइंट ले लेता है तो इनके रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट डेंट लग जाएगा।
अगर आप रीच एंड प्रेजेंस के मामले में देखोगे तो इंडिया के अलावा इनका जो प्रेजेंस है, अगर आप देखोगे श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया में भी है वाया जॉइंट वेंचर, विच इज गुड थिंग। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे यार कैश मैनेजमेंट कंपनी है, कैश तो धीरे धीरे गायब ही हो जाएगा। हाँ, गायब होगा, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अभी भी 89% ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में ही होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो हमारी जीडीपी जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ने वाली है, ठीक है। जहाँ पे हम 2015 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, वो 2021 तक आते आते हम 3 के करीब पहुँच चुके हैं। 24 तक आते आते हम लगभग 3.5 पार कर जाएंगे, ठीक है। और हमारा एस्टिमेशन तो ये भी कहता है कि 2030 तक हम शायद 5 से 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुँच जाए। तो अगर हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ने वाली है, जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा कैश, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत लगने वाली है। सो अगर पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी तो कैश इन सर्कुलेशन जो है, कैश इन सर्कुलेशन वो दिख रहा है आपको, कंसिस्टेंटली बढ़ेगा, ऐसा हमारा एस्टिमेशन है। और अगर आप 2021 तक का डेटा देखोगे तो यहाँ तक तो ऑलरेडी ये बात ट्रुथ है, यहाँ तक तो बढ़ ही रहा है, आगे भी बढ़ेगा। लेकिन फिर आप सोचोगे लेकिन लोकेश ये तो डिजिटल पेमेंट बढ़ने वाला है, तो कैश क्यों आप बोल रहे हो बढ़ेगा? देखो, वॉल्यूम वाइज बढ़ेगा, परसेंटेज वाइज नहीं बढ़ेगा। जो टोटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका परसेंटेज कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज ग्रो करने के पूरे चांस है। सो वही चीज अगर आप यहां परसेंटेज में देखोगे तो ये 15-14% की रेंज में ही रह जाएगा। टोटल करेंसी का सिर्फ 15 से 14% ही रह जाएगा। लेकिन वॉल्यूम वाइज देखोगे तो वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारा जो आज मान लो अगर हमारी पूरी इकोनॉमी 100 रुपए की है, ठीक है, उसमें 80 रुपया कैश है और 20 रुपया डिजिटल है, तो ऐसा मान लेते हैं जस्ट नंबर के लिए। कल को ये इकोनॉमी ही हमारी, तो ये 80% कैश हो गया, 20% डिजिटल हो गया। कल को हमारी पूरी इकोनॉमी अगर 200 की हो जाएगी, ठीक है, तो कैश जो होगा वो ऐसा हो जाएगा कि 140 हो जाएगा और 60 जो है वो डिजिटल हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 70% ही रह गया कैश और 30% डिजिटल हो। सो देखो, परसेंटेज वाइज जो है वो रिडक्शन हुआ, लेकिन वॉल्यूम वाइज जो है यहाँ पे क्लियर कट इंक्रीमेंट है, 80 का 140 हो गया। सो यहाँ पे वही बात हो रही है कि वॉल्यूम वाइज इंक्रीमेंट होगा, बट परसेंटेज वाइज उतना ही रहेगा या फिर रिड्यूस भी हो सकता है। तो अब इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से? तो बाय द वे बता दो, ये दोनों स्पेस में है। एक तो कैश मैनेजमेंट में भी है, डिजिटल पेमेंट में भी है, और एटीएम वगैरह सर्विसेज जो मैनेज करती हैं। तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं थोड़े अलग अलग है। अगर आप डिजिटल स्पेस में देखोगे तो मे बी डिजिटल कंपनियां हो सकती हैं, कैश मैनेजमेंट में देखोगे तो सीएमएस इन्फोटेक हो सकती है ना, और ये एटीएम मैन्युफैक्चरिंग में भी है। सो एक बार देख लेते हैं कौन कौन है जो इससे कम्पीट कर रहा है। एजीएस ट्रांजैक्ट, यहाँ पे देख रहे हो एटीएम इक्विपमेंट सप्लाई में अगर आप देखोगे तो एजीएस ट्रांजैक्ट है और डिबोल्ट है, दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ और भी कंपनियां हैं यहाँ पे। लेकिन जब मेंटेनेंस ऑफ एटीएम आता है तो उसमें एजीएस है एंड सीएमएस इन्फो सिस्टम्स भी है। सो यहाँ पे ये सीएमएस इन्फो सिस्टम के कॉम्पिटिटर हैं और यहाँ पे डिबोल्ट के कॉम्पिटिटर हैं। एटीएम मैनेज सर्विसेज में भी अगर आप देखोगे तो सीएमएस है और ये है सीएमएस है और एजीएस भी है। इसके अलावा एटीएम रिप्लेनिशमेंट एंड कैश इन ट्रांजिट, इसमें ये 3 जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड देन रिटेल कैश मैनेजमेंट में भी सीएमएस इन्फो। तो देख रहे हो मैक्सिमम जगह सीएमएस इन्फो सिस्टम जो है इनका कॉम्पिटिटर है। सो बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो ये सारे नंबर मिलियंस में होने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 2200 करोड़ का इनका टोटल एसेट था, जो कि 2020 से 2021 में बढ़ गया, बट अगस्त में ये अभी तक तो नॉर्मलाइज ही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। बट बाय द वे ये शॉर्ट पीरियड का ही है, ठीक है, और ये फुल ईयर्स के हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू में फॉल दिख रहा है, थोड़ा ही फॉल है बट फॉल ज़रूर है। प्रॉफिट जो इनका 2020 में जहाँ पे 83 करोड़ का था वो अब 55 करोड़ का रह चुका है। और यहाँ पे अगस्त वाले तक का डेटा देखें तो अभी इनका 18 करोड़ का घाटा भी चल रहा है। बाय द वे ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट इस पर्टिकुलर 6 मंथ के हिसाब से ये घाटे में है। तो ये एक पॉइंट था, मुझे बताना था। सो आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 21 जनवरी है, मतलब कल है। 2 दिन पहले ही आईपीओ ओपन हो चुका है, फेस वैल्यू 10 पे आ रहा है। आईपीओ प्राइस जो है वो 166 से 175 तक का है। 85 शेयर के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हो। 680 करोड़ रुपया ये उठा रहे हैं और सारा का सारा पैसा ऑफर फॉर सेल है, कुछ भी कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। सारा का सारा पैसा जो है वो प्रमोटर्स के हाथ में जाने वाला है। आईपीओ 19 जनवरी को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ठीक है।
21 जनवरी मतलब कल क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट 27 को होगा एंड लिस्टिंग जो है वो 1 फरवरी को हो जाएगी। एक रिस्क जो मुझे दिखता है, पता नहीं आप कंसिडर कितना करोगे। यार यहाँ पे मैं देख रहा था लिटिगेशन अगेंस्ट अवर कंपनी, अगर आप देखोगे काफ़ी सारे हैं। उसमें से मेरे लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या था पता है? बाकी देखो, बाकी सब चीज़ों पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एक्शन टेकन बाय, ये सब वो सब, इसमें उतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन टैक्सेशन पे इतने सारे केसेस, वो भी इतना पैसा उसमें फंसा हुआ है, 290 करोड़ के करीब, है ना। ये थोड़ा मुझे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा कि टैक्सेशन से रिलेटेड तो नहीं होना चाहिए था। अगर आपकी अकाउंटिंग क्लीन है, अगर आपका इंटेंट क्लीन है, अगर आपका प्रोसेस क्लीन है, तो टैक्सेशन से रिलेटेड मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए थी। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ, जब इन्होंने IPO दाखिल किया होगा या लेकर के आने की कोशिश की होगी, तो ज़रूर इन्होंने काफ़ी कुछ केसेस को क्लियर आउट करने के लिए तो सोचा होगा ना यार, कि क्लियर आउट कर देते हैं। इतने क्रिमिनल केसेस, ये मेरे लिए एक अलर्ट था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी के ऊपर जो है वो काफी लोन भी है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे लोन में, ठीक है, आपको यहां पे दिख जाएगा लोन, तो ये 2021 तक अभी भी इनके ऊपर 55 करोड़ का लोन है, ठीक है। ये एक लोन यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा, और ये नॉन करंट एसेट है, अगर करंट एसेट के हिसाब से भी देखोगे तो भी इनके पास जो है यहाँ पे लोन पड़ा हुआ, जबकि इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी पड़ा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल यही था अपने आप से कि यार इतना एक तो पैसा उठा रहे हैं 600 करोड़ रुपया, और वो पैसा ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स के लिए है। उस पैसे का इस्तेमाल ये कर्जा चुकाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। कि एक होता है ना कि यार अच्छा चलो बुल रन चल रहा है, IPO लेकर के आए हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा है, वो पैसा उठाएंगे और उससे कर्जा खत्म कर देंगे कंपनी का, ताकि जो है कंपनी और आगे फास्ट रन करे। बट वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स अपने लिए पैसा ले रहे हैं और कर्जा चुकाने में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कंपनी के लिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था कि एक तो क्रिमिनल केसेस अकाउंटिंग में, फिर उसके बाद पैसा खुद ही ले रहे हैं। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था यार कि बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस, प्लस अगस्त में प्रॉफिटेबल भी नहीं था, तो सही चीज़ नहीं लगी मुझे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू कंसिडर और नॉट। ये हम मिंट की वेबसाइट पे आ गए हैं। अगर आप देखोगे तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एज पर द मिंट, वो 8 रुपये का चल रहा है। मतलब 160 रुपये में आप लोगे 8 रुपये का प्रीमियम, मतलब 5% का हो गया। तो 5% के लिए अननेसेसरी इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा है इतनी पावरफुल कंपनी है कि आपको अप्लाई करना ही चाहिए, और इस तरह का इसका कोई कॉम्पिटिटर या इस तरह का बिजनेस मॉडल अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यही था मेरा एनालिसिस। आई होप आपको काम का लगा होगा। अगर आपको काम का लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।